दोस्तों वैसे तो अगर हम किसी भी मौसम में बेमौसमी सब्जियों का चुनाव करते हैं यानी कि बेमौसमी सब्जियां लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि वो सब्जियां हमें काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव देके जा सकती हैं। और इस समय मेरा मतलब बेमौसमी सब्जियों से है, अगेती सब्जियों से। यानी कि इस समय पे अगर हम अगेती सब्जियां लगाते हैं तो अगेती सब्जियां, चाहे आप किसी भी तरह की सब्जियों का चुनाव कर लें, आने वाले समय में वो सब्जियां हमें काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव देके जा सकती हैं, क्योंकि उस समय पे उन सब्जियों की मंडियों में आवक काफ़ी कम होती है या काफ़ी कम किसान भाई अगेती सब्जियों की खेती करते हैं। इस वजह से हमें काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव वो सब्जियां दे जाती हैं। लेकिन अगेती सब्जियों को लगाने का जो खर्चा होता है हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जो नए किसान होते हैं या ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते हैं, उन किसान भाइयों के लिए ऐसी सब्जियों को लगा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इस समय पे अगर हम अगेती सब्जियों की खेती करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें खर्चा करने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें प्लास्टिक मल्च भी लगेगी, क्रॉप कवर भी हमें लगाना पड़ेगा, अदरवाइज काफ़ी सारे खर्चे जो होते हैं, हमारे बीज का खर्चा भी होता है, ज़मीन की तैयारियों का खर्चा, खाद उर्वरक, बेसल डोज, मतलब अनगिनत सब्जियों के खर्चे हमारे हो जाते हैं बुआई से पहले। और इस समय अगर हम अगेती सब्जियां लगाते हैं तो लो टनल का जो खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और प्लास्टिक मल्च उसका भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको नवंबर माह में लगाई जाने वाली दो ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको अगर आप नवंबर माह में लगाते हैं तो लगाने का खर्चा भी उन दोनों सब्जियों का कम है और आने वाले दिनों में मंडी भाव भी इन दोनों सब्जियों से आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएंगे। भाई लगाने का खर्चा कम है इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। सब्जियों की खेती आप चाहे किसी भी तरह की कर लो, खर्चा तो उसमें होना ही होना है, लेकिन आपकी बाकी जो सब्जियां हैं, अगेती जो सब्जियां आप बाकी सब्जियां लगा रहे हैं, उनसे कहीं कम खर्चा होगा इन सब्जियों से और मंडी भाव काफ़ी ज़बरदस्त मिलेंगे आने वाले दिनों में इन दोनों ही सब्जियों से। अगर आप चाहें तो इन दोनों सब्जियों का चुनाव कर सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा सब्जियों की खेती से ले सकते हो। तो कौन कौन सी सब्जियों की खेती आप इस नवंबर माह में कर सकते हो, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन इन दोनों सब्जियों से आप किस तरह से ले सकते हैं, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आज का वीडियो लास्ट तक वॉच करना है और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। और जो किसान भाई चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो भाई फिलहाल अगर आप लोग इस नवंबर माह में कुछ ऐसी सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं जिनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके, तो आप इस नवंबर माह में भिंडी की खेती की बुआई कर सकते हैं या भिंडी की खेती का चुनाव कर सकते हैं। आप अगर इस नवंबर माह में भिंडी की खेती करते हैं तो यकीनन दोस्तों आने वाले दिनों में आपको भिंडी के मंडी भाव जो हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको भिंडी की फसल देके जाने वाली है अगर आप इस नवंबर माह में भिंडी की खेती कर लेते हैं। लगाने का तरीका आपका सही होना चाहिए, सही वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, उसके बाद आपको भिंडी की फसल ज़बरदस्त मुनाफा देके जा सकती है। क्योंकि नवंबर माह में अगर आप भिंडी लगाएंगे और इसको लगाने का जो खर्चा है वो बाकी सब्जियों से भी कम है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बाकी सब्जियों से लगाने का खर्चा थोड़ा सा इसका कम होगा, क्योंकि इसमें आपको प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्जियों में प्लास्टिक मल्च का जो खर्चा होता है वो हमारा काफी ज्यादा हो जाता है, लगभग 2100-2200 रुपए एक रोल के लग जाते हैं। और जो प्राइस यहां पर मैं आपको बता रहा हूं प्लास्टिक मल्च की, वो एक बार आप कंफर्म मत समझना, क्योंकि इस साल की जो प्लास्टिक मल्च की प्राइस है वो अभी तक नहीं आई है। बढ़ के आएंगी या कम होके आएंगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन 2100-2200 रुपए आप एक प्लास्टिक के मल्च के रोल के मान के चलिए, जिसकी लंबाई मतलब 400 मीटर हो और 25 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च अगर हम काम में लेते हैं तो इतने पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं। और 1 एकड़ में लगने वाली टोटल प्लास्टिक मल्च की अगर हम बात करें तो अगर हम अपनी लाइन से लाइन की दूरी यानी कि बेड से बेड की दूरी अगर 3 से 4 फीट की दूरी पे अगर बेड बनाते हैं और उसके बाद में प्लास्टिक मल्च लगाते हैं, यानी कि मिर्ची टमाटर वगैरह अगर ऐसी फसलें लेते हैं, तो उसमें हमारा केवल 15 से लेकर और 20,000 रुपए के आसपास हमारा केवल और केवल प्लास्टिक मल्च का खर्चा हो जाता है।
इतना खर्चा आपका कम हो जाता है अगर आप भिंडी की खेती करते हैं। क्योंकि भिंडी की खेती अगर आप इस समय पे करोगे तो प्लास्टिक मल्च आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये खर्चा तो आपका इसमें ये कम हो जाएगा। दूसरा, लो टनल तो भाई आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन भिंडी की खेती अगर जो किसान भाई इस समय करना चाहें तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भिंडी की खेती अगर आप नवंबर माह में कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एक बार जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप नवंबर के आखिरी सप्ताह तक जो है भिंडी की बुआई करें, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और सही समय पे उत्पादन मिलेगा। और इससे आपको लेट भी नहीं करना है। लगभग आप ये मान के चलिए कि 20 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर के आसपास तक, इस समय के दौरान आपकी भिंडी की बुआई जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद में आपकी भिंडी ऐसे समय पे हार्वेस्टिंग पे आएगी जिस समय पे भिंडी के मंडी भाव आसमान छू रहे होंगे, मतलब काफी जबरदस्त मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। लेकिन भिंडी की खेती करने का सही तरीका जो है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि भिंडी की फसल में रोग बीमारियां जो है वो काफी ज्यादा आती है। यानी कि जड़ से संबंधित जो बीमारियां हैं वो भिंडी की फसल में हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। यानी कि लो टनल के अंदर जब तक आपकी फसल रहेगी तो पत्तों से संबंधित या रस चूसने वाले कीटों का अटैक तो आपको काफी कम देखने को मिलेगा, लेकिन जड़ से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो भिंडी की फसल में सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। फिर भी अगर आप नवंबर माह में भिंडी की खेती करते हो दोस्तों, तो आपको फरवरी माह में उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है और फरवरी मार्च माह तक भिंडी की फसल में कम से कम आपको रोग देखने को मिलेंगे। जड़ से संबंधित बीमारियां भी आपको कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो समय ऐसा होता है जो फसलों के काफी ज्यादा अनुकूल होता है और उस समय में आपको रोग बीमारियां काफी कम देखने को मिलती हैं। और वही समय होगा, इस समय पे अगर आप लगाओगे उसी समय पे आपको अपनी भिंडी जो है वो हार्वेस्टिंग दे रही होगी, उत्पादन दे रही होगी। कहने का मतलब है कि इस समय पे लगाई गई भिंडी आपको जबरदस्त मुनाफा देके जा सकती है। बस आपको क्या करना है, जमीन की तैयारियां करते समय जब आप बेसल डोज डाल रहे हैं उस समय पे आपको एक फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर कर लेना है, ताकि जड़ से संबंधित बीमारियां आपको देखने को ना मिले। इसके लिए आपको क्या करना है, जमीन की तैयारियां करते समय आखिरी कल्टीवेशन जब आप कर रहे हैं उसमें 50 केजी डीएपी और 30 केजी एमओपी पोटास के साथ में 500 ग्राम फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर कर लें आप। इसके लिए आप कार्बनडाजिम 50% का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप अपने जो खाद उर्वरक है उनमें मिक्स कर लीजिए और छिड़काव विधि से खेत में डाल के और आखिरी कल्टीवेशन कर दीजिए। बेसल डोज में 25 केजी यूरिया और आप ऐड कर लीजिए, ये आपको बेसल डोज डालने हैं। और 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल दीजिए। उसके बाद में आप आखिरी कल्टीवेशन करके, जो किसान भाई बेड बना के भिंडी की खेती करना चाहें तो बेड बना के कर सकते हैं, और सिंपल और साधारण विधि से भिंडी की खेती करना चाहें वो सिंपल और साधारण विधि से भी भिंडी की खेती कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। बेड बना के अगर आप करेंगे तब आपको उत्पादन ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपके नंबर्स ऑफ प्लांट पे, आपने कितने प्लांट लगाए हैं। अगर आप बेड बना के खेती कर रहे हैं और नंबर्स ऑफ प्लांट आपके काफी कम रह जाते हैं तो भाई आपका उत्पादन भी डाउन ही रहेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन नंबर्स ऑफ प्लांट अगर आप मेंटेन करके रखते हैं तो आपका उत्पादन बेड बना के अगर खेती करेंगे तब भी आपको अच्छा खासा मिल सकता है, क्योंकि उसमें प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और प्लांट से उत्पादन भी आपका ज्यादा निकलता है सिंपल और साधारण विधि से खेती करते हैं उसके मुकाबले। लेकिन आपको जो है नंबर्स ऑफ प्लांट ज्यादा रखने होंगे। यानी अगर आप बेड बना के खेती कर रहे हैं तो बेड की चौड़ाई आप फुल रखें, मतलब ऊपर से बेड का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी सतह है बेड की, उसकी चौड़ाई लगभग 3 फीट होनी चाहिए। यानी कि हम जब बेड बनाते हैं, ज्यादातर सब्जियों में क्या होता है, नीचे से बेड की चौड़ाई 3 फीट होती है और ऊपर से आते आते ऐसे मतलब 1.5-2 फीट की चौड़ाई ऊपर से बचती है। तो वो आपको थोड़ा सा देखना है, बेड को पीछे से खोल लेना है थोड़ा टोपलिंग को। अगर आप बेड राइजर या बेड मेकर की सहायता से बेड बना रहे हैं तो जो ट्रैक्टर से बेड बना रहे हैं तो टोपलिंग जो होती है ऊपर, उसको आप खोल लेंगे तो आपके बेड की जो चौड़ाई है वो पूरी तरह से मेंटेन हो जाएगी। तो आप पीछे से बेड को जो टोपलिंग होती है वो खोल लीजिए और इस तरीके से आपको बेड बनाना है कि ऊपर से जो चौड़ाई है वो बेड की 3 फीट होनी चाहिए। तब आपके नंबर्स ऑफ प्लांट भी काफी संख्या में हो जाएंगे। जो किसान भाई सिंपल और साधारण विधि से खेती करना चाहते हैं वो लगातार सिंपल और साधारण विधि से अक्सर खेती कर ही रहे हैं, उनके बारे में ज्यादा बताने की कुछ आवश्यकता है नहीं। बेसल डोज वगैरह डालिए, आखिरी कल्टीवेशन करिए और पाटा चलाकर जमीन को समतल जरूर कर लीजिए और उसके बाद में देसी हल से आप इसकी बुआई करवा सकते हैं या सीड ड्रिल से भी बीज डलवा सकते हैं। और दोस्तों भिंडी की फसल से जबरदस्त उत्पादन लेने के लिए विशेष तौर से आपको जो है
सिंचाइयों पे जो है वो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सिंचाइयों का शेड्यूल बना के और समय समय पे आपको सिंचाई करनी है। मतलब कभी भी आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ज़रूरत होने पर ही आपको भिंडी की फसल में सिंचाई करनी होती है। ऐसे नहीं कि आज आपने सिंचाई कर दी, 2 दिन बाद में फिर कर दी, 4 दिन बाद में कर दी, कभी 3 दिन बाद में कर दी, और जब सिंचाई कर रहे हैं मतलब कभी गैप डाल दिया और जिस दिन सिंचाई कर रहे हैं उस दिन आपने ओवर वाटरिंग ही कर दी। इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। भले ही आपने चाहे कितने भी फंगीसाइड इस्तेमाल कर लिए हो, बेसल डोज में आपने चाहे फंगीसाइड डाल दिए हो, कितनी ही आपने फंगीसाइडों का इस्तेमाल कर लिया हो, फिर भी अगर भिंडी की फसल में ओवर वाटरिंग हो गई या जल भराव जैसी समस्याएं आ गई तो जड़ से संबंधित रोग आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपने कितने भी फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लिया हो। तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। कभी भी भिंडी की फसल में जल भराव जैसी समस्याएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ओवर वाटरिंग कभी भी नहीं होनी चाहिए। सिंचाई का शेड्यूल बनाएं और समय समय पर सिंचाई करें, जरूरत होने पर ही सिंचाई करनी है, यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब मैं भिंडी की 3 टॉप वैरायटी आपको बता देता हूं, उन वैरायटियों का आपको सिलेक्शन कर लेना है। नंबर 1 पर है एडवांटा की राधिका वैरायटी, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और दूसरी जो वैरायटी है वो है नुमेंस की सिंघम वैरायटी, इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दोनों भिंडी की टॉप वैरायटियां हैं, अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा दोनों से और अच्छे खासे आपको उत्पादन की क्वालिटी मिलेगी। इस समय पे भिंडी की खेती करके जबरदस्त मुनाफा ले सकते हैं। इस समय पे अगर आपने भिंडी लगाई तो आपकी भिंडी जो है 40 रुपए से लेकर 60-70 रुपए तक मार्केट में जा सकती है। इतने ज्यादा मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं जिस समय पे आपकी भिंडी मार्केट में होगी। दोस्तों अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और अगली फसल है इस समय पे कम समय में उत्पादन देने वाली और कम खर्चे में होने वाली मटर की खेती इस समय पे आप कर सकते हैं। इस समय पे अगर आप मटर की खेती करेंगे तो मटर भी आपको तगड़ा उत्पादन देके जा सकता है, और जिस समय पे आपका मटर हार्वेस्टिंग पे होगा उस समय इसके मंडी भाव भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। और ये आप जो खेती करेंगे इसमें खर्चा आपका बिल्कुल भी कम होने वाला है। इसमें ना ही तो आपको प्लास्टिक मल्च लगानी पड़ेगी और ना ही इसमें आपको लोटनल लगाना पड़ेगा। भिंडी की फसल में फिर भी आपको लोटनल लगाना पड़ेगा, लेकिन मटर की जो फसल है इसमें आपको लोटनल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भिंडी जो है वो गर्मियों की फसल है, सर्दियों में ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगी, पाले की चपेट में भी आ सकती है और सर्दियों में खराब भी हो सकती है। इसलिए भिंडी की फसल में तो आपको लोटनल लगाना ही लगाना है। लेकिन मटर की जो फसल है वो सर्दियों की फसल है, कितनी भी ठंड पड़े कितनी भी सर्दी पड़े मटर की फसल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर जोरदार पाले वगैरह गिरने शुरू हो जाते हैं तब जरूर मटर की जो फलियां होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, लेकिन सर्दी से मटर की फसल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको इसमें प्लास्टिक मल्च वगैरह लोटनल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खर्चा जो होता है, जो मेन खर्चा होता है आपका मटर की फसल में, वो नहीं होने वाला है। और यही 2 खर्चे ऐसे होते हैं जो सब्जियों में सबसे ज्यादा होते हैं इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में। तो ये दोनों ही चीजें आपको नहीं करनी। तो और मटर की फसल में आपको सबसे अच्छा उत्पादन लेने का एक मूल मंत्र भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, आपको जो मेन जानकारियां होती है वो आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। मतलब सिंचाई का ध्यान जो है मटर की फसल में भी आपको काफी ज्यादा रखने की जरूरत पड़ती है। मटर की फसल में क्या होता है, किसान भाई क्या करते हैं, जो नए नए किसान भाई है वो मटर की बुआई कर देते हैं और जैसे ही मटर अंकुरित होता है 10-15 दिन का होता है उसमें सिंचाई कर देते हैं और यहीं पर मात खा जाते हैं। भाई मटर एक ऐसी फसल है जिसमें आपको पहली सिंचाई में डिले करना है, और डिले भी आपको काफी ज्यादा करना होता है। मतलब महीने से लेकर 40 दिन तक का डिले आप कर सकते हैं, 40-45 दिन तक का। इस समय तो अब वैसे भी धूप वगैरह जो है वो काफी कम पड़नी शुरू हो चुकी है और टेम्परेचर भी और काफी ज्यादा डाउन आने वाले हैं। तो इस समय पे अगर आप मटर लगा रहे हैं तो आपको 40-45 दिन तक तो मटर की सिंचाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली सिंचाई में आप जितना डिले करेंगे मटर की फसल आपको उतना ही अच्छा उत्पादन देगी और उतनी ही रोग बीमारियों से आपकी मटर की फसल दूर रहेगी, क्योंकि मटर की फसल में भी भिंडी की तरह जो है जड़ से संबंधित बीमारियां काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। रोग बीमारियां काफी ज्यादा आती है जड़ से संबंधित, और मटर की फसल में ब्लाइट वगैरह की समस्या भी आती है। लेकिन ब्लाइट वगैरह की जो समस्या आती है वो तो आप जो फंगीसाइड आते हैं उनका इस्तेमाल करके और कंट्रोल कर लेते हैं। प्रिवेंटिव में आप जो फंगीसाइड है कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब जो है इसका इस्तेमाल आप समय समय पर स्प्रे करते रहे प्रिवेंटिव में, ये रोग बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी अगर मटर की फसल में ब्लाइट जैसी
जैसी समस्या आपको देखने को मिलती है तो आप टेबुकोनाजोल और एजेक्स्ट्रोबिन जैसे फंगीसाइड है इनका इस्तेमाल करेंगे तो तुरंत ये बीमारी आपकी फसल से दूर हो जाएंगी। तो ये आप जो फंगीसाइड है ये इस्तेमाल करें, लेकिन टेबुकोनाजोल और एजेक्स्ट्रोबिन जैसी फंगीसाइड का आपको तभी इस्तेमाल करना है जब मटर की फसल में इन बीमारियों के सिम्टम आपको दिखाई देने लग जाए। प्रिवेंटिव में आप कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब जैसे फंगीसाइड है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जड़ से संबंधित बीमारियां मटर की फसल में भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो बुआई से पहले जो आप बेसल डोज डालें उसमें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बेंडाजिम 12 और मेनकोजेब 63% वाला फंगीसाइड आप इस्तेमाल करें। इसके लिए आप यूपीएल का साफ फंगीसाइड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बेसल डोज आप डाल रहे हैं उनमें मिक्स करके आप ये डाल दीजिए। जड़ से संबंधित बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन सिंचाई का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। पहली सिंचाई में डिले करना है। जब आपकी मटर की फसल फ्लोरिंग स्टेज में आना शुरू हो, आपको ऐसा दिखेगी अब मटर में जो है अब हमारी फसल फ्लोरिंग स्टेज में आने वाली है, उस समय पे आप सिंचाई करें। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। जल भराव की समस्या इसमें भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चाहे आप मटर की खेती बेड बना के करें, चाहे तो आप सिंपल और साधारण विधि से करें, लेकिन जल भराव की समस्या मटर की फसल में नहीं होनी चाहिए। इस समय पे लगाया गया मटर भी आपको काफी जबरदस्त उत्पादन और मुनाफा देके जा सकता है। और दोस्तों यहां पर मटर की 2 टॉप वैरायटी आपको जरूर बता देता हूं मैं, उनका सिलेक्शन आप करेंगे तो मटर की फसल से आपको जबरदस्त उत्पादन मिलेगा। तो यहां पर आप एडवांटा की GS10 वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी पॉपुलर और काफी शानदार वैरायटी है। इस वैरायटी का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो काफी जबरदस्त मटर की फसल से आप उत्पादन ले सकते हैं। और जो एक वैरायटी आपको और बता देता हूं, अगर GS10 वैरायटी अगर आपको नहीं मिलती है तो गोल्डन सीड की ADV 12 के नाम से एक वैरायटी आती है, इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई ना कोई वैरायटी आपको अवश्य मिल जाएगी। दोनों में से जो भी वैरायटी आपको मिल जाए उन वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।